खबरदार बहू, जुबान को लगाम दो। जिसका पति मर गया उसे यूं बेइज्जत करके तुझे क्या मिलेगा? कुछ तो शर्म कर। क्या कहीं जाकर डूब कर मर जा। इतने घिनौने आरोप तेरे दिमाग में कैसे आते हैं? आज बहू की बातें सुनकर आशा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तभी बहू सुनंदा ने जोर से कहा, ये जो बेचारी बनकर घर में बैठी है, इसके बारे में जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। विधवा का चोला पहनकर मासूम बनती है। आशा जी चिल्लाकर बोली, क्या बकवास कर रही है तू? अरे बेटी है वो मेरी, और तेरी ननंद है। गिरीश को समझाओ इसे, वरना मैं इसको धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। सुनंदा भी जोरदार आवाज में चिल्लाई, ये घर रहने लायक है भी नहीं, जाने कब जान से हाथ धोना पड़ जाए। सुनंदा ने अपने कमरे में जाकर सूटकेस में सामान भरना शुरू कर दिया। उसका पति गिरीश आकर उसे जाने से रोकने लगा। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई तो गिरीश बाहर की ओर भागा और सुनंदा भी हैरान होकर उसके पीछे भागी। बाहर आकर देखा तो सुनंदा ससुराल आई तो स्वागत में मन मोह लिया। सास ननद का व्यवहार दिल छू लेने वाला था। उसने आने के बाद अपने पति से कहा, मैंने बस ऐसा ही परिवार अपने सपनों में सजाया था। गिरीश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी। काश पिताजी होते तो बहू का सुख उनको भी नसीब होता। मुझे उम्मीद है कि तुम दीदी को भी वही सम्मान दोगी जो उनको मिलना चाहिए। वो पति को खो चुकी हैं, इसलिए उदास रहती हैं। हमेशा उनका साथ देना। सुनंदा ने मुस्कुराकर वादा किया कि वो हमेशा अपनी विधवा ननद का साथ देगी और प्यार देगी। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे घर में कोहराम मच गया। सुनंदा और गिरीश गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बाहर से आवाज़ आते ही सुनंदा घबरा गई और गिरीश को जगा दिया और बाहर जाकर देखने के लिए कहा। गिरीश ने जल्दी से शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया और सुनंदा भी खिड़की के पास आकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। घर में काफ़ी शोर हो रहा था, जिसे सुनकर सुनंदा परेशान हो रही थी। लेकिन सुनंदा को ससुराल में आए अभी केवल एक रात ही बीती थी और इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं निकली। वो गिरीश के आने का इंतज़ार कर रही थी। आखिर सुबह सुबह क्या हुआ था ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर में ही गिरीश अंदर आया। उसके आते ही सुनंदा ने कहा कि किसकी आवाज़ थी, क्या हुआ है, कौन चिल्ला रहा है? तो गिरीश ने हंसते हुए कहा कि अरे मम्मी अब सपने में डर गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो सुनंदा उसको गुस्से से देखने लगी। तो गिरीश ने कहा कि अरे मम्मी तो हमेशा ऐसे ही सपने में चिल्लाती हैं। सुनंदा गिरीश की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। सुनंदा को विश्वास नहीं आ रहा था। वो सास को देखना चाहती थी। चलो मैं उनसे मिल आती हूँ। लेकिन गिरीश ने कहा, अरे सुनंदा, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, थोड़ा और सो जाओ, सुबह उठकर मिल लेना। सुनंदा भी जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे वो चीख बहुत अजीब लगी थी और वो अब भी उसके बारे में सोच रही थी कि जाने गिरीश ऐसे क्यों कह रहा है कि सब ठीक है, कोई सपने में इतना नहीं चिल्ला सकता। सोचते सोचते सुनंदा सो गई और सुबह 7 बजे उठ गई और वो जल्दी से उठी तो देखा कि बाथरूम से गिरीश नहाकर निकल रहा था। उसने हैरान होकर पूछा कि तुम उठकर नहा भी लिए? तो गिरीश ने कहा कि मैंने सोचा कि तुम थकी हुई हो और अभी कुछ देर में घर में भी पूजा होने वाली है, तो आज तुम्हें आराम करने देना चाहिए, क्योंकि ससुराल में तो जीवन भर काम करना है। सुनंदा भी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई और बाद में घर में हवन होने लगा, जिसमें सुनंदा और गिरीश को पूजा के लिए बैठाया गया। सास ने आकर सुनंदा के गले में सोने का हार पहनाया तो वो मुस्कुरा दी। उसकी नंद माधुरी भी बहुत वहीं पूजा में बैठ गई थी। वो सुनंदा को बहुत ध्यान से देख रही थी। सुनंदा के हाथ पर उसका चेहरा माधुरी बहुत ध्यान से सब देख रही थी। सुनंदा को नंद का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये उसे ऐसे क्यों देख रही हैं। सुनंदा के दिमाग में उलझन चल रही थी। जैसे ही पूजा पाठ खत्म हुआ तो सुनंदा की सास ने उसको वापस कमरे में भेज दिया। इस समय भी सुनंदा के दिमाग में उसकी नंद की नज़रें घूम रही थी। तभी माधुरी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें हमारा और घर और हमारे परिवार के लोग कैसे लगे? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? सुनंदा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। और आप तो मेरा कितना ख्याल रखती हैं दीदी, आप भी बहुत अच्छी हैं। सुनंदा को माधुरी ने तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी कि ये हार तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। तब सुनंदा के दिमाग में आया कि हाँ, ये बहुत देर से मेरे गले में देख रही हैं। तब सुनंदा ने कहा कि दीदी ये हार किसने दिया? बहुत सुंदर हार है। माधुरी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम किस्मत वाली हो जो ये हार तुम्हें पहनाया गया है। बार बार माधुरी उस हार पर हाथ रख रही थी और ये सुनंदा को बहुत अजीब लग रहा था। फिर अचानक माधुरी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, दरअसल ये हार मुझे मेरे ससुराल से मिला था। तुम पर कितना सुंदर लग रहा है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा।
माधुरी की आंखों में आंसू देखकर सुनंदा ने तुरंत कहा कि दीदी, मुझे लगता है इससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर इसको देखकर आपके ससुराल याद आता है तो मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो माधुरी ने अपने आंसू पोंछकर कहा कि नहीं सुनंदा, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे मुंह से अचानक निकल गया, लेकिन तुम किसी से मत कहना। मैंने ये हार मम्मी को तुम्हारे लिए ही दिया था। मैं तो विधवा हूँ, 3 साल पहले मेरे पति गुजर गए, तो अब भला मैं इस हार का क्या करती। तभी सुनंदा को अपने पति गिरीश की बहुत याद आ गई। उसने कहा था, अभी हनीमून पर जाने के लिए मेरा बजट नहीं है, 1 महीना रुक जाओ फिर चलेंगे। शादी की तैयारियों में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। उस समय सुनंदा ने गिरीश को समझाया भी था कि तुम्हें इतने गहने बनवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि गहने कभी इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं। मगर गिरीश उसे सामाजिक और रिश्तेदारों में सम्मान की बातें बताने लगा, तो वह चुप हो गई थी और सोच रही थी कि चलो कुछ भी है, लेकिन बहू को तो सम्मान ही मिला ना। मगर अब माधुरी की बात सुनकर उसको गिरीश पर गुस्सा आ रहा था कि गिरीश ने उसे झूठ क्यों बोला। माधुरी तो चली गई, मगर सुनंदा गुस्से में बेड पर बैठी सोच रही थी कि मैं गिरीश से कहूँगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हनीमून पर जाना तो हर लड़की का सपना होता है, पर उसने मेरा सपना तोड़ दिया। लेकिन आज तो ससुराल में उसका पहला ही दिन था, इसलिए चुप्पी साध कर रहना ज़रूरी था। तभी सासू माँ कमरे में आई और बोली, चलो बहू, तुम्हें जो भी मीठा बनाना आता है वो रसोई में चलकर बना दो। वो मेहमानों के बीच में गिरीश को बार बार देख रही थी, मगर अभी उससे कोई मौका नहीं मिल रहा था। सास के कहने पर सुनंदा ने खीर बनाई। खीर खाकर सभी लोग सुनंदा की तारीफ करने लगे। गिरीश की बुआ जी जो अभी रुकी हुई थी, उन्होंने खीर खाकर सुनंदा की बहुत तारीफ की और उसको उपहार में पायल दी। तो सुनंदा पायल देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि पायल बहुत सुंदर थी। इसी तरह हर एक मेहमान उसे कोई ना कोई गिफ्ट दे रहा था। सासू माँ का नंबर आया तो उन्होंने खीर खाकर सुनंदा को आशीर्वाद स्वरूप अपने गले से निकालकर सोने की चैन दे दी और कहा, अब आज से इस पर तुम्हारा अधिकार है। तभी माधुरी बोल पड़ी, सुनंदा, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें मम्मी की वो चैन मिल रही है जो मम्मी ने मुझे कभी पहनने के लिए भी नहीं दी। माधुरी की आवाज़ में सुनंदा को एक ताना सा महसूस हुआ। उसे सुनंदा की बातों से जलन की महक आ रही थी। बाद में माधुरी ने सुनंदा से धीरे से कह दिया कि ये चैन भी मेरी है, जो मुझे ससुराल वालों ने मुंह दिखाई में दी थी। एक और तो सुनंदा को माधुरी का व्यवहार अजीब लग रहा था, और दूसरी ओर अब उसका गुस्सा गिरीश पर बढ़ता ही जा रहा था। सुनंदा के गुस्से को माधुरी ने भांप लिया और उसे अपनी कसम देकर कहने लगी, सुनंदा, जो गहने तुम्हें दिए गए हैं उसमें से काफ़ी तो मेरे ससुराल के हैं, जो मुझे मिले थे। अब इनका मैं क्या करती, इसलिए मम्मी को दे दिए, जिससे वो तुम्हें दे दें। अपनी भाभी को अपने गहने देना बुरी बात होती है क्या? सुनंदा ये सुनकर हड़बड़ा गई, बोली, नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन इन पर अधिकार तो आपका ही है। मन ही मन सुनंदा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माधुरी ने उसका गुस्सा देखकर कहा कि सुनंदा, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम ये बात किसी से कहोगी तो सब मुझे भला बुरा कहेंगे, और अब मुझ में कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। तुम वादा करो कि ये बात किसी से नहीं कहोगी। सुनंदा तो इस बारे में गिरीश से बात करना चाहती थी, मगर माधुरी की बात सुनकर वो असमंजस में पड़ गई। उसने अपनी नंद से कहा कि दीदी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे किसके गहने दिए गए हैं, लेकिन मुझे झूठ से सख्त नफरत है कि मुझसे छुपाया गया कि गहने आपके हैं। माधुरी तो वादा लेकर चली गई, लेकिन सुनंदा के मन मस्तिष्क में हलचल मच चुकी थी। मगर अभी ससुराल में 2 दिन ही हुए थे तो खामोश रहना पड़ा। तीसरे दिन सुनंदा को उसका भाई लेने आ गया और सुनंदा 3 दिन के लिए अपने मायके रहने चली गई। उसने घर जाकर भी गिरीश से फ़ोन पर कहा कि गिरीश, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हनीमून को लेकर मेरे साथ मेरे क्या क्या सपने थे। मनाली का सपना था जो तुमने तोड़ दिया। सुनंदा की आवाज़ से ही गिरीश उदासी महसूस कर रहा था, तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं 2 महीने बाद तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा, लेकिन अभी बजट ख़राब हो गया है, इसलिए तुम्हें मना करते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब हर बार फ़ोन पर सुनंदा गिरीश से इस बारे में बात करती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि गिरीश ऐसे बहाने क्यों बना रहा है। 3 दिन बाद गिरीश सुनंदा को वापस लेने उसके घर चला गया, लेकिन गिरीश को देखकर सुनंदा के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी, क्योंकि सुनंदा के मन में एक खटास थी जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गिरीश को लगा कि हनीमून कैंसिल होने के कारण शायद सुनंदा मुझसे नाराज़ है। गिरीश उसको घर लेकर नहीं आया, बल्कि उसको सीधे एक रेस्टोरेंट ले गया और वहाँ उसकी मनपसंद की खाने की चीज़ें मंगवाई। मगर सुनंदा के चेहरे से खुशी एकदम गायब थी। तो गिरीश ने कहा कि सुनंदा, आखिर बात क्या है? मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, मगर तुम उदास बैठी हो। सुनंदा का मन हुआ सब बता दे।
लेकिन उसे माधुरी की दी हुई कसम याद आ गई और वो कहते कहते चुप होने पर मजबूर हो गई। खाना खाने के बाद गिरीश के साथ सुनंदा घर आ गई, मगर उसके आने पर कोई उससे मिला तक नहीं। सास और नंद अपने अपने कमरे में बैठी रहीं और कोई उससे मिलने नहीं आया। वो किचन में पानी लेने गई तो पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई। उसकी सास भी रसोई में आई और बोली, बहू, अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह होने जा रहा है, अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लो, अब इससे ज़्यादा आराम हम तुमको नहीं दे सकते। सुनंदा फटी आंखों से सासू माँ को देख रही थी। तभी सासू माँ ने कहा कि सुबह का नाश्ता अभी से सुन लो, सबसे पहले उठकर मेरे लिए चाय बना देना और फिर नहा धोकर मंदिर में दिया जलाकर रसोई में नाश्ता बनाने आ जाना। सुबह आलू की कचौड़ी और साथ में हलवा बनेगा। माधुरी कचौड़ी नहीं खाती है तो उसके लिए आलू के पराठे बना देना। 6 बजे मुझे चाय ज़रूर बना कर देना, क्योंकि चाय पिए बिना मेरी आँख नहीं खुलती। तुम तो खाना खाकर आई होगी, तो कुछ बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, उनको धोकर ही सोना। हमारे यहाँ झूठे बर्तन छोड़कर सोने का रिवाज नहीं है। कहकर सासू माँ तो चली गई और सुनंदा फटी आंखों से उन्हें पीछे से खड़ी देखती रह गई। बिना कुछ बोले वो किचन में बर्तन धोने लगी। जब वो कमरे में आई तो गिरीश सो चुका था। आज सुनंदा को सबके ऐसे अजीब व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनंदा भी थकी हुई थी तो जल्दी सो गई और सुबह उसकी आंख अपनी सास की आवाज़ से खुली। और राजकुमारी जी, जब मैंने रात में ही सारा काम बता दिया तो उठी क्यों नहीं? कहते कहते सासू माँ ने सुनंदा की चादर खींच दी। इन आवाज़ों को सुनकर सुनंदा हड़बड़ाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। सास को सामने देखते ही सुनंदा अपने कपड़े ठीक करने लगी तो सास ने कहा कि फटाफट बाहर आओ। कहकर सासू माँ चली गई तो सुनंदा ने एक लंबी सांस ली और गिरीश को जगाकर कहा कि गिरीश, तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया? सुबह सुबह सासू माँ बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में घुसी चली आई। अरे, शादीशुदा बेटे के कमरे में कोई ऐसे आता है क्या? तो गिरीश ने कहा कि उनकी गलती क्या है, ज़रा घड़ी में समय तो देखो, सुबह के 8 बज रहे हैं। सुनंदा ने जैसे ही टाइम देखा तो गिरीश की बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से नाइटी बदलकर बाहर निकल गई। वो सासू माँ के पास जा ही रही थी कि उसने माधुरी कमरे में झाँक कर देखा। वो अभी तक सो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो सासू माँ के पास जाने के बजाय गिरीश के पास लौट कर गई और गुस्से में बोली, ये कैसा नियम है तुम्हारे घर में? बेटी तो खराटे भरकर सो रही थी और बहू को चादर खींचकर उठाया जा रहा था। गिरीश ने कहा कि सुनंदा, अब तुम बहू बन गई हो और बहू की जिम्मेदारी बेटी से ज़्यादा होती है। अगर तुम दिन तक सोती रहोगी तो इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाओगी? गिरीश का ऐसा सख्त जवाब सुनकर सुनंदा दंग रह गई और सोचने लगी कि एक ऐसा परिवार है जो बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन सुनंदा खामोशी से वापस चली गई और घर के काम करने लगी। दिन में माधुरी ने मौका पाकर फिर से वही सवाल पूछा, तुमने मेरी कसम तोड़ी तो नहीं ना? अगर बता दिया तो ये लोग मेरा पीछे पड़ जाएंगे। सुनंदा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं चुप रहूंगी। मगर माधुरी बार बार उसे आग में घी डालने का काम कर रही थी जो उसने सुनंदा के मन में लगाई थी। रात को सोते समय सुनंदा के मन में यही विचार बार बार आ रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? गिरीश वैसे क्यों नहीं है जैसे मैंने सोचा था, और इसकी बहन कितनी अजीब है। अगर किसी को बताना नहीं था तो मुझे भी क्यों बताया? ये सोचते हुए उसके मन में उलझन हो रही थी और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो ड्राइंग रूम में आई और पानी पीकर बैठ गई। तभी उसको किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई लगातार कुछ पढ़ रहा हो। उसने सास के कमरे में जाकर देखा, मगर वो तो सो रही थी। लेकिन फिर उसने माधुरी के कमरे में झाँका तो उसके होश उड़ गए और वो डर गई, क्योंकि माधुरी अपने बाल खोलकर ज़मीन पर बैठी हुई थी और अपने आगे सिंदूर से कोई आकृति बनाकर उसने खूब सारे दिए जलाकर रखे हुए थे, जो दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे, क्योंकि पूरे कमरे में धुआं धुआं था और लाइट बहुत मंद जल रही थी। वो खिड़की के पर्दे की आड़ से देख रही थी और माधुरी आंखें बंद किए कुछ बोलने में व्यस्त थी। ये दृश्य देखकर सुनंदा से ज़्यादा देर रुका नहीं गया और वो भागकर कमरे में वापस आ गई और वो बहुत डर गई थी और अब उसकी सांस फूल रही थी। वो कुछ देर खड़ी हांफती रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। उसे बार बार वो दृश्य याद आ रहा था और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसकी नंद ये सब क्या कर रही थी, इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही हैं। रात भर सुनंदा करवट बदलते हुए इस बारे में सोचती रही। उसने सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सास को चाय दी और फिर अपनी चाय लेकर कमरे में आ गई। देखा तो गिरीश उठ चुका है, तो उसने गिरीश को भी चाय ला कर दी और रात जो देखा था वो गिरीश को बताया। पहले तो गिरीश ध्यान से उसका चेहरा देखता रहा और फिर बोला, अरे सुनंदा, तुम तो ज़रा सी बात से डर गई, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन माधुरी दीदी सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बनाकर डालती हैं। आजकल ऐसी चीज़ों को लोग बहुत देखते हैं, तो वो भी डालती हैं क्योंकि उनको वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। दिन में इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उन्हें डांटने लगता हूँ
कि तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो काला जादू कर रही हैं। सुनंदा के मन की बात गिरीश ने पढ़ ली तो वो उसे देखती ही रह गई। तो गिरीश जोर से हंसते हुए बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी डरपोक हो। अरे तुम्हें क्या मेरी दीदी जादू टोने वाली लगती हैं। सुनंदा फटी फटी आंखों से गिरीश को देख रही थी कि वो रात से इतनी डरी हुई है, मगर गिरीश ने एक सेकंड में उसका मजाक बनाकर रख दिया। गिरीश बार बार हंस रहा था और चाय पी रहा था। यही सही समय है गिरीश से बात करने का, अभी वो सारी बातें पूछ लेती हूँ। यही सोचकर सुनंदा ने उससे सोने की चैन और सोने के हार के बारे में पूछ लिया और ये भी बता दिया कि तुम्हारी दीदी बार बार किसी को भी बताने से मना कर रही हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तो गिरीश ने हैरानी से कहा कि अच्छा, तो तुम इस बात पर इतने दिन से नाराज़ हो। दीदी ने तो तुमसे मजाक में कह दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि मेरे पास हर एक चीज़ का बिल है जो मैं तुमको दिखा सकता हूँ। सोने की चैन मम्मी की थी, दीदी की नहीं है। तभी सासू माँ भी कमरे में आ गई और कहने लगी कि बहू ये क्या तरीका है, तुम हर 10 मिनट में गिरीश से बतियाने कमरे में आ जाती हो। अरे सुबह की चाय पिलाकर सारे काम खत्म हो गए हैं क्या? एक बार बिस्तर छोड़ने के बाद बिस्तर पर बैठना अपशगुन होता है। अरे नहा धोकर नाश्ते की तैयारी क्यों नहीं करती हो? सास आंखें निकालकर जिस तरह बोल रही थी उससे सुनंदा मन ही मन उदास हो गई थी। सुनंदा काम खत्म करने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि गिरीश को टिफिन में क्या ले जाना है। वो पूछने के लिए वापस गिरीश के पास गई तो गिरीश माधुरी के कमरे में बैठा था और गिरीश उनसे कुछ कह रहा था। दीदी, आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? आपके एक झूठ ने मुझे तो बुरी तरह फंसा दिया है। आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? अब आपके कारण वो मुझसे नाराज़ है और मुझ पर शक कर रही है क्योंकि मैं उसे अभी तक हनीमून पर नहीं ले जा पाया हूँ। ये बात सुनते ही सुनंदा के होश उड़ गए और वो समझ गई कि माधुरी के बारे में सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। गिरीश को मालूम था कि उसकी दीदी इस तरह के झूठ बोल रही हैं, फिर भी वो छुपा रहा था। आखिर वो दीदी के झूठ पर पर्दा क्यों डाल रहा है? सुनंदा फिर से रात को इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर ये नहीं चाहती थी कि कोई झगड़ा हो, इसलिए उसने गिरीश से कुछ नहीं कहा। उसे रह रहकर रात वाला माधुरी के कमरे का दृश्य याद आ रहा था। तो गिरीश की बात को परखने के लिए वो उठकर माधुरी के कमरे की ओर चली गई, लेकिन आज तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन ही निकल गई। आज तो माधुरी के कमरे का दृश्य कल से भी भयानक था। वो अपने खुले बालों को हवा में घुमा रही थी और ज़मीन पर कोई आकृति बनी हुई थी। उस पर नींबू काट कर रखे हुए थे, नींबू में लौंग का गाड़ रखा था। साथ में वहाँ एक गुड़िया भी बनाकर रखी हुई थी, जिस पर नज़र पड़ते ही सुनंदा काँप गई। माधुरी का फ़ोन उसके बगल में रखा हुआ था और उसमें कोई मंत्र बज रहा था। ये देखकर उसको गिरीश की बात याद आई कि दीदी को वीडियो बनाने का शौक है, मगर यहाँ तो कोई वीडियो नहीं बन रहा है और ना ही कोई कैमरा है। ये तो अपनी ही मगन में है और कुछ भयानक सा कर रही हैं। मुझसे जाने क्या छुपाया जा रहा है। सुनंदा चुपचाप दबे पैरों अपने कमरे में वापस चली गई। उसे ये शक हो रहा था कुछ तो बात है। ये सोचते हुए सुनंदा सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। देर रात तक जागने का परिणाम ये हुआ कि आज फिर से सुनंदा देर तक सोती रही और सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो उसकी सास दंदनाते हुए उसके कमरे में घुस आई और आज फिर से सुनंदा की चादर खींचते हुए उसको उठाने लगी। लेकिन आज सुनंदा को अपनी सास पर भयंकर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कह दिया कि मम्मी जी, इस घर में जल्दी उठने की जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों है? आपकी बेटी भी तो है, देर तक सोती रहती है और आप उसे कुछ भी कहती भी नहीं हैं। ये सारे नियम सिर्फ बहू के लिए क्यों हैं? सासू माँ गुस्से में बोली कि खबरदार, जुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं रखोगी और जैसा कहा जाएगा वैसा करना पड़ेगा। ये सुनकर सुनंदा को अपनी सास पर गुस्सा आया, लेकिन फिर से गिरीश के कारण वो कुछ कह नहीं पाई। सुनंदा उठकर आज सीधी माधुरी के कमरे में पहुंची और उसकी चादर बिल्कुल वैसे ही खींच डाली जैसे उसकी चादर सास ने खींची थी। माधुरी एकदम से उठ गई और सामने सुनंदा को देखकर जोर से दहाड़ी। सुनंदा, ये कौन सी तमीज़ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सो रही थी? और इतना कहकर माधुरी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही सासू माँ कमरे में आई तो माधुरी सुनंदा की शिकायतें करने लगी। माधुरी ने चिल्लाकर सुनंदा की ओर देखते हुए कहा कि मम्मी, इससे पूछिए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चादर खींचने की। अब तक वहाँ गिरीश भी शोर सुनकर पहुंच चुका था। इससे पहले कि सास कुछ बोल पाती, सुनंदा चिल्लाकर बोल पड़ी कि तुम्हारी माँ क्या बोल सकती हैं? इन्होंने तो खुद मेरे साथ थोड़ी देर पहले यही किया था और अब ये करना मैं भी सीख गई हूँ। जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उतना बुरा मुझको भी लग रहा है। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि जब तुम देर तक सो सकती हो तो मुझ पर देर तक सोने की पाबंदी क्यों है? मुझे जल्दी क्यों उठाया जा रहा है? माधुरी ने चिल्लाकर आंखें लाल करते हुए कहा कि तुम्हें क्या पता, मुझे नींद ना आने की बीमारी है और इस कारण मैं रात को सो नहीं पाती, इसलिए मैं देर तक सोती हूँ
तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, ये सब इसलिए होता है कि वो बेटी और तुम बहू हो। जल्दी उठकर घर के काम तुमको करना है, मेरी बेटी को नहीं। इन बातों को सुनकर सुनंदा ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, दीदी तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? इसका कारण तो मुझे अच्छी तरह पता है। ये सुनकर माधुरी आँख फाड़कर जोर से बोली, ऐसा क्या पता है तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो। तो सुनंदा ने कहा कि दीदी आज मुंह बंद नहीं होगा, बल्कि आज तो खुलेगा। तुम्हें काला जादू करने से फुर्सत मिलेगी तब तो सो पाओगी। सारी रात जाकर कमरे में जाने क्या क्या करती हो? आखिर किसकी बर्बादी की तैयारी कर रही हो? ये सुनते ही सास के मुंह से निकल गया, बहू ये क्या कह रही हो? माधुरी क्या तुम अभी भी वो सब कर रही हो? ये बात सुनते ही सुनंदा हैरानी से अपनी सास का चेहरा देखने लगी और बोली, अच्छा इसका मतलब सब जानते हैं और बस मुझसे ही छुपाया जा रहा है। आपकी बेटी काला जादू करती है, आपकी बेटी की अजीब हरकतें मैं 2 रातों से देख रही हूँ। अब मुझसे कोई झूठ ये बोलेगा क्योंकि मैं सब अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तभी गिरीश ने झल्लाकर कहा कि तुम पागल हो गई हो सुनंदा, अरे मैंने तुम्हें कहा था कि दीदी वीडियो बनाती हैं। लेकिन सुनंदा ने गुस्से में गिरीश की बात को बीच में ही काट दिया। अरे तुम अपनी बहन की कौन कौन सी बात पर पर्दा डालोगे? रात को ये बाल बिखेर कर जाने कौन कौन से मंत्र पढ़ती रहती हैं और तुम कह रहे हो कि वीडियो बनाती हैं। अरे ये तो बता दो कि वीडियो बनाता कौन है, क्योंकि फ़ोन में तो मंत्र बजते रहते हैं। तभी गिरीश की माँ ने ज़ोर से गरज कर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार बहू, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। उसका पति मर गया, उसे यूँ बेइज्जत करके तुझे क्या मिलेगा? तू शर्म कर या डूब कर मर जा कहीं। इतने घिनौने आरोप तेरे दिमाग में कैसे आते हैं? आज बहू की बात सुनकर आशा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो सुनंदा ने जोर से कहा, ये जो बेचारी बनकर घर में बैठी है, इनके बारे में जानकर सबके होश उड़ जाएंगे। विधवा का चोला पहनकर मासूम बनती हैं ये। सासू माँ चिल्लाकर बोली, क्या उल्टा सीधा बोल रही है? अरे बेटी है वो मेरी और तेरी नंद है। गिरीश समझा इसे, वरना मैं इसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। सुनंदा ने जोरदार आवाज में कहा, ये घर रहने लायक है भी नहीं, जाने कब जान से हाथ धोना पड़ जाए। सुनंदा ने अपने कमरे में जाकर सूटकेस में सामान भरना शुरू कर दिया। उसका पति गिरीश आकर उसे जाने से रोकने लगा। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई तो गिरीश बाहर की ओर भागा और सुनंदा भी हैरान होकर उसके पीछे भागी। बाहर खड़ी माधुरी जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे जब वो जा रही है तो उसको जाने दो। माँ तुमको तो सब पता है, तुम खुलकर बोलती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे गिरीश की शादी के पहले ही अपना अधिकार मांगा था, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया। अब देखना कि मैं अपना अधिकार कैसे छीन कर लेती हूँ। जब मुझ विधवा पर किसी ने तरस नहीं खाया तो मजबूरी में मैं काला जादू इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि इतनी आसानी से तुम लोग मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे। अच्छा हुआ जो ये जा रही है, अब मुझे मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा। इसके कान भरने की कोशिश की थी, कहा था कि ये गहने मेरे हैं, मगर ये तो बहुत चालाक निकली। इसने तो सब पता कर लिया। मेरी चाल सही नहीं पड़ पाई, वरना इन दोनों में खूब लड़ाई होने वाली थी। मैंने इसके दिमाग में शक डालने की कोशिश भी की थी कि एक विधवा के गहने पहनने से इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर ये तो बहुत चालाक निकली। ये जाती है तो इसे जाने दो। गिरीश इस बात को सुनकर अपनी बहन पर बरस पड़ा और कहने लगा कि तुम्हारी जैसी बहन तो दुश्मन को भी ना मिले। बहन तो अपने भाई पर जान लुटा देती है, मगर पहली ऐसी बहन देख रहा हूँ जो भाई को लूटना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने भाई का ही घर बिगाड़ने की कोशिश करोगी। उस दिन सुनंदा ने तुम्हें काला जादू करते देखा। मम्मी भी सुनंदा पर जोर से चीख पड़ी। मैंने तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा और बात पर पर्दा डाल दिया, जबकि सुनंदा ने मुझसे कई बार पूछा था। तुम बार बार वही सब करने की कोशिश करती रही और मैं सुनंदा से छुपाता रहा। इज्जत उसको दी जाती है जो उसके लायक होता है, मगर तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। अब मुझे समझ में आ गया है। तभी सुनंदा अपने फ़ोन में माधुरी का वो वीडियो चला दिया जो उसने दूसरी रात में बना लिया था और अभी तक किसी को नहीं दिखाया था। उसका ऐसा भयंकर स्वरूप देखकर दोनों माँ बेटे आग फाड़कर उसको गुस्से से देख रहे थे। तभी माधुरी ने सुनंदा से फ़ोन छीनने की कोशिश की तो सुनंदा ने उसे तुरंत अपने पीछे छुपाया और कहा कि अब ये वीडियो मैं पुलिस को दूंगी। अपने लालच के लिए अपने ही घर में ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? ऊपर से सबके साथ लड़ने को तैयार हो, अपने परिवार की बदनामी का भी ख्याल नहीं कर रही हो। माधुरी ने अपनी सास की ओर देखा तो उसकी सास ने कहा, माधुरी मैं अब बहू को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तू ही गलत है। मैं तेरे चक्कर में बहू पर अत्याचार करने लगी थी। बहू मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने माधुरी का कभी साथ नहीं दिया और मैं हैरान हूँ कि ये अपने भाई का घर तोड़ने के लिए इतनी गिरी हुई चालें चल रही थी। अपने ससुराल में भी इसने ये करने की कोशिश की थी और मुझे इसकी सास ने बताने की कोशिश भी की थी, मगर मैं बेटी की मोह में अंधी थी, इसलिए कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब भी ये ससुराल की जायदाद हड़पना चाहती थी और इसके काले जादू के चक्कर में
दामाद जी दुनिया से चले गए। इसकी सास ने तो मुझे कई बार कहा कि ये मेरा बेटा खा गई है, मगर मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन ये वीडियो सबूत है कि सब कुछ इसी ने किया है और कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तू तो बेटी के नाम पर कलंक है। मुझे अफसोस है कि मैंने इतने साल तक तुझे अपने घर में रखा। तू ये घर छोड़कर अब चली जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुझ जैसी बेटी को घर में रखना नागिन को दूध पिलाने के बराबर है। ग्रीश ने और उसकी माँ ने माधुरी को घर से निकाल दिया और वो भी धमकी देकर चली गई कि उसे अपने कालू जादू पर बहुत भरोसा है। लेकिन सुनंदा ने पुलिस में कंप्लेन करके उसको अरेस्ट करवा दिया, जिससे कि वो किसी का बुरा ना कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।